बीजेपी की नई टीम तैयार हो चुकी है। अब बस इंतजार ऐलान का है, क्योंकि इस बार बीजेपी अपने संगठन में छोटे छोटे बदलाव से उस चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करना चाहती है। और जिसके दम पर बीजेपी 350 वाले आंकड़े को पार कर सके, इसके लिए अब 5 अगस्त बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि जिला और क्षेत्रीय स्तर की टीमों में बदलाव किया जाएगा। बीजेपी में करीब 40 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। सभी 6 क्षेत्रों में क्षेत्रीय महामंत्री तैनात किए जाएंगे। और इस बीच बीते चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वालों पर भी केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। दरअसल संगठन में बदलाव की सूची तैयार हो गई है और नामों के पैनल पर जिलों से फीडबैक मांगा जा रहा है। और इस बदलाव की प्रक्रिया को पूरा करने में 7 दिन का वक्त लगने वाला है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस बदलाव से 24 के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए टीम मोदी की तैयारी दमदार है। विजय थीम के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जिनको जिम्मेदारी 350 प्लस सीट लाने की है। और इस टीम में यूपी के कई नेताओं को जगह मिली है। दिल्ली फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां योगी के नेतृत्व में क्लीन स्वीप का नारा दिया जा रहा है। और कोशिश हो रही है उस चुनाव में विपक्ष को बेदम करने की, जहां सहयोगियों का पूरा साथ मिल रहा है। पहले राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव, तो अब उत्तर प्रदेश में जिला और क्षेत्रीय स्तर की टीमों में बदलाव होगा। 40 से ज्यादा जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। यूपी के सभी 6 क्षेत्रों में क्षेत्रीय महामंत्री तैनात होंगे। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वालों पर नजर है। बीजेपी नेतृत्व ने संगठन में बदलाव की सूची तैयार कर ली है और राष्ट्रीय टीम में यूपी की भागीदारी बढ़ाने के बाद अब भूपेंद्र चौधरी की टीम को दुरुस्त करने की प्लानिंग पर काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन और क्षेत्रीय टीम में फेरबदल फिलहाल टल गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब 5 अगस्त के बाद जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेगी और इसके अलावा क्षेत्रीय टीम की सूची 10 अगस्त के बाद जारी होगी। बीजेपी संगठन में बदलाव फिलहाल 5 अगस्त तक टल गया है। दरअसल बीजेपी में जिला अध्यक्ष बदलने के लिए पर्यवेक्षकों को जिले में भेजकर नामों का पैनल मांगा था। ये नाम जिले से आ गए, लेकिन इन पर चर्चा नहीं हो पाई है। ऐसे में बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष से इन नामों के पैनल पर चर्चा करेगा और उसके बाद इन नामों के पैनल पर जिलों से भी फीडबैक मांगेगा, जिसके बाद संघ के प्रांत प्रचारकों से बीजेपी नेतृत्व इन नामों पर चर्चा करेगा। ऐसे में ये प्रक्रिया 7 दिनों तक चलेगी। यही वो वजह है कि बीजेपी संगठन ने 30 जुलाई तक जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान करने का मन बनाया था। अब फिलहाल उसे 5 अगस्त के बाद कर दिया गया है। वहीं जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान 5 अगस्त के बाद होगा। इसी तरीके से क्षेत्रीय टीम के क्षेत्रीय महामंत्री, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय मंत्रियों के नामों का ऐलान 15 से 20 अगस्त के बीच होगा। भारतीय जनता पार्टी 3 अगस्त को बैठक करेगी और उसमें सभी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चर्चा करेगा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ में कि आखिर संगठन में किसको रखना है और किसे बाहर करना है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी हर मोर्चे पर पुख्ता इंतजाम के साथ ही 24 के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जिससे निचले पायदान से ऊपरी पायदान तक संगठन को मजबूत किया जा सके, क्योंकि मकसद नामुमकिन लक्ष्य को पाने का है। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस विवाद को जन्म दिया था और इस बार लोकसभा चुनाव से पहले मंदिरों के सर्वे का विवादित मुद्दा उठा दिया है और इसी पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। भूपेंद्र चौधरी ने हमला करते हुए कहा कि सनातन का बार बार अपमान कब तक होता रहेगा। तो वहीं मायावती ने कहा कि स्वामी मौर्य का विशुद्ध राजनीतिक बयान है। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता की घृणित मानसिकता है, तो बीएसपी ने कहा कि सपा धार्मिक विवाद पैदा कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि स्वामी मौर्य की ओछी मानसिकता और तुच्छ राजनीति है, तो जिसका जवाब बीएसपी की ओर से आया, ये घिनौनी राजनीति नहीं तो और क्या है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा इस बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है। तो मायावती ने कहा कि ऐसे बयानों से मुस्लिम बहकावे में नहीं आने वाले हैं, यानी ये तो अब साफ है कि स्वामी मौर्य मुस्लिमों को साधने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं।
लेकिन बड़ा सवाल है कि सनातन धर्म का अपमान कब तक होता रहेगा। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में मंदिर मस्जिद का विवाद तूल पकड़ चुका है और इस बार आमने सामने है समाजवादी पार्टी और बीएसपी। एक तरफ अखिलेश के स्वामी है तो दूसरी तरफ खुद मायावती, जिन्होंने स्वामी को एक बार फिर नफरत की राजनीति नहीं करने की नसीहत दी और मंदिर पर दिए स्वामी के बयान को बेसुध राजनीति बयान बताया। मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ताज़ा बयान है कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए और आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों, बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए। ये पूरी तरह से नए विवादों को जन्म देने वाला विशुद्ध राजनीतिक बयान है। इस बीच स्वामी मौर्य अब भी अपने विवादित बयान पर अडिग है और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसी बयान को दोहरा रहे हैं, मानो उनकी सियासी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी और वो सिर्फ रट्टा मार रहे हैं। जो हर मस्जिद में मंदिर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो स्वाभाविक रूप से हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वाले भी आपको चुनौती देने के लिए आ जाएंगे। मस्जिद में मंदिर खोजने वाले लोगों के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वालों के लिए एक नहीं सैकड़ों ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। स्वामी मौर्य साधु संतों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, सनातन धर्म के ग्रंथों पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद भी पार्टी ने अपनी लाइन क्लियर नहीं की, जिसके पीछे का मकसद भी साफ है। पहली बात तो मैं विवाद को रोकने का पक्षधर हूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिन भी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही है उसको हम सबको सामूहिक रूप से यथावत स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के भाईचारा, अमन चैन में नित्य प्रति साजिश के तहत दखल देने वालों के साजिश का एक जवाब मिल सके। देश के मुसलमानों की आबादी 16.51% है। यूपी में करीब 20% मुसलमान यानी कि 3.84 करोड़ हैं। देश में मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से असम, बंगाल और केरल के बाद यूपी चौथे नंबर पर है। असम में 34%, जम्मू कश्मीर में 68%, केरल में 26.6%, वहीं बंगाल में 27%, यूपी में 20% हैं। यानी मुसलमानों को साधने के लिए स्वामी मौर्य का विशुद्ध राजनीतिक बयान इसी दिशा में है, जिसके संकेत मायावती ने भी दिए हैं, क्योंकि मायावती भी इस विवाद से सख्ते में है कि समाजवादी पार्टी को कहीं मंदिर मस्जिद के विवाद का सियासी फायदा न पहुंच जाए। इसलिए मायावती ने कहा कि मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन तब उन्होंने इस बारे में पार्टी और सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया, और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी और सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो और क्या है। बौद्ध और मुस्लिम समाज इनके बहकावे में नहीं आने वाले। मतलब ये है कि ज्ञानव्यापी में सर्वे की मांग के बाद स्वामी मौर्य का मंदिरों के सर्वे वाला बयान एक तरफ हिंदू आस्था पर चोट पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासतदानों को भी परेशान करने के लिए काफी है, जिसके एजेंडे में ही धर्म और जातिवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 2024 के महासंग्राम में अब बीजेपी के साथ ही विरोधियों की नजर भी बूथ मजबूत अभियान पर जा टिकी है। मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को धार देने के लिए फिर से अहम फेरबदल किए हैं। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी माइक्रो प्लान के तहत अभियान को धार दे रही है, यानी जिस रूट पर बीजेपी आगे आगे चल रही है उसी रूट पर अब उस तमाम विरोधी बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। जिस बूथ मजबूत अभियान के तहत बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में डंका बजाया, 2019 के लोकसभा चुनाव में झंडा गाड़ा,
उस बूथ मजबूत अभियान के पैटर्न पर अब बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। यानी 24 के रण में दम दिखाने के लिए बूथ को मजबूत करने पर तमाम पार्टियां जोर दे रही है। यहां तक कि मायावती ने भी मंडलीय व्यवस्था खत्म कर दी है। 2-2 मंडलों का एक जोन बनाया, इसके बाद सेक्टर टीम है, इसके बाद जिलाध्यक्ष अपनी टीम तय करेंगे। दरअसल मायावती का कहना है कि संगठन अपनी तैयारियों को बूथ तक पहुंचाए, साथ ही कोऑर्डिनेटरों के काम की लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ बनाई जा सके। उत्तर प्रदेश में अब बहुजन समाज पार्टी की मंडल व्यवस्था खत्म कर दी गई है। मंडल की जगह पर अब सेक्टर में जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। एक सेक्टर में 2 मंडल आएंगे, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश को 9 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में 2 से 3 प्रभारी बनाए गए हैं, जो सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले प्रत्याशियों के चयन में इन सेक्टर इंचार्जों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के रास्ते पर पीछे पीछे चल रही है और बूथ मैनेजमेंट का माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए बूथ कमेटियां लोगों तक अपनी पहुंच बना सके। सपा की निगाह फ्लोटिंग वोट पर है। ये वो वोटर होते हैं जो किसी दल से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं और किसे वोट देंगे इसको लेकर असमंजस में रहते हैं। इस तरह के इन वोटर्स को पार्टी से जोड़ने की मुहिम पर सपा का खासा जोर है और माइक्रो प्लान इसी पर फोकस है। लेकिन क्लीन स्वीप के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी इस अभियान में विपक्षी दलों से काफी आगे है, क्योंकि सभी 80 लोकसभा सीटों पर अभियान चल रहा है। 403 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं। 1918 मंडल में जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है। 27,634 शक्ति केंद्र पर जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है और 1,74,000 बूथों पर कार्यक्रम पहले से तय है। मतलब साफ है, बीजेपी के प्लान के तहत अभियान को धार दे रही है। उसी प्लान पर विपक्ष की भी नजर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारने के लिए मंथन हो रहा है और एक बूथ 20 यूथ का मंत्र दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस और बीएसपी भी बीजेपी की राह पर ही अपनी रणनीति तैयार कर रही है और लोकसभा चुनाव में अपने बूथ को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चल रहा है, तो कांग्रेस यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम पर फोकस कर रही है। एसपी का एक बूथ 20 यूथ प्लान भी तैयार है। बीएसपी का हर बूथ 10 यूथ अभियान को धार दे रही है। यानी जिस पैटर्न पर बीजेपी आगे आगे बढ़ रही है, विपक्षी दलों ने भी कुछ उसी तरह की रणनीति तैयार कर ली है। जिसका फायदा होगा या नुकसान, ये वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम भक्तों को बहुत बड़ी सौगात मिल गई। रामलला के दर्शन के लिए 4 मार्ग बनाए जा रहे हैं, जिनमें से जन्मभूमि पथ को आज खोल दिया गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रामपथ के बारे में कुछ जानकारियां। रामपथ की लंबाई 14 किलोमीटर है, जो अयोध्या सिटी और अयोध्या धाम से कनेक्टेड है। और इस पथ पर 1 लाख श्रद्धालु प्रवेश कर सकेंगे और इसका निर्माण 2024 के जनवरी में पूरा हो जाएगा। इस पथ के दोनों तरफ 4,750 पौधे लगाए जाएंगे और इसी रामपथ से मंदिर में एंट्री भी होगी। अयोध्या में शुभ घड़ी बहुत जल्द आने वाली है, जब रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। साल 2024 की शुरुआत में ये शुभ कार्य भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रामलला की आराधना के लिए अब दर्शन मार्ग को खोल दिया गया है, क्योंकि अयोध्या में जन्मभूमि पथ बनकर तैयार हो चुका है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि को जाने के लिए 4 मार्ग बनाए जा रहे हैं। जन्मभूमि पथ के अलावा राम पथ, भक्ति पथ और सुग्रीव पथ का भी निर्माण होना है। ऐसे में इन मार्गों का पहला पड़ाव पूरा हो चुका है, जिससे श्रद्धालुओं का काफी समय बचेगा। पहले हनुमानगढ़ी होकर रामलला के दर्शन करने पड़ते थे। ये राम पथ है, आप देखिए यहाँ से श्रद्धालुओं की चेकिंग हो रही है और उसके बाद जो सभी श्रद्धालु हैं वो सीधे इस राम पथ के जरिए मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। फिलहाल जो अभी
जो राम मंदिर, जो वैकल्पिक वाला जो राम मंदिर है, वहां पर वो लोग जाएंगे, लेकिन उसके बाद में उनको सीधे राम मंदिर में जाने के लिए मिलेगा। देखिए ये रास्ता है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को इस राम पथ के जरिए प्रभु श्री राम के दरबार लिए चलता हूं। आपको अपने आराध्य से मिलने के क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से जो है वो चीजों को बनाया गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस जन्मभूमि पथ पर इसके निर्माण के साथ ही जो श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं थी उसको बहुत बेहतर किया गया है। तमाम तरीके की चीजों को दुरुस्त किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि अब तक श्रद्धालु, देखिए मेरी दाहिनी तरफ देखिए, ये जो रास्ता है रंग महल होता हुआ, अमाया मंदिर होता हुआ, जो श्रद्धालु होते थे पहले वो पीछे के रास्ते से दाहिने से घूम करके और इस तरफ अस्थायी मंदिर में आते थे। ये देखिए ये अस्थायी मंदिर है जहां पर श्रद्धालु दर्शन करते थे। अब जब ये जो है राम जन्मभूमि का ये पथ बन जाएगा, इसके बाद श्रद्धालु सीधे आएंगे। अब ये जो सामने आपको बैरिकेड दिख रहा है, सामने ये जो आपको दीवार दिख रही है, इस दीवार को भी डिमोलिश कर दिया जाएगा। चूंकि ये अभी पुराना वाला रास्ता था इसलिए इसको रोक के रखा गया था। इसके बाद इसको तोड़ दिया जाएगा और ये सीधा रास्ता, वो देखिए सामने जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उस पार, वो देखिए हमारे कैमरामैन उपेंद्र आपको दिखाएंगे। वहां पर अब सीधे दर्शन कर पाएंगे जो श्रद्धालु आएंगे। लगभग 500 मीटर का उनका रास्ता जो है वो कम हो जाएगा। रामनगरी में जन्मभूमि पथ के खुलने पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ये व्यवस्थाएं बहुत तेजी के साथ बदली हैं। निमिष हमारे साथ है। निमिष, इस मार्ग के बन जाने से किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी राम मंदिर निर्माण को लेकर के, और कितनी सहूलियतें जो हैं वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलेंगी? देखिए, राम मंदिर के निर्माण में जो पुराना दर्शन मार्ग था वो परकोटे की जद में था, वहां पर परकोटे का निर्माण होना है, लिहाजा वो मार्ग बंद किया जाना था। फिलहाल जन्मभूमि पथ जो इस मार्ग पर हम लोग खड़े हैं, इसका भी इनॉग्रेशन अभी होना है। अभी इसमें कैनोपी लगनी है, यात्री सुविधाएं डेवलप की जानी है, लेकिन फिलहाल वैकल्पिक तौर पर एक रास्ता तत्काल खोला गया है जो सीधे राम जन्मभूमि परिसर में ले जा रहा है, जिसको नवीन मार्ग कह रहे हैं। लगभग सबसे लंबा रामपथ बताया जा रहा है और इसका काम 3 से 4 महीने में पूरा होने की बात कही जा रही है। भगवान रामलला को उनके गर्भगृह में विराजमान होने से पहले इन सभी रास्तों को बना लिया जाएगा। अक्टूबर 2023 में गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। पहली बार ये वाला नया अच्छा रास्ता खुल गया और छोटा रास्ता हुआ। योगी और मोदी की जय जयकार। कितनी सहूलियत हो जा रही है इधर के खुल जाने से? बहुत अच्छी। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। पास रास्ता हो गया, आसान रास्ता और ठंडे ठंडे आ रहे हैं रास्ते। जय श्री राम। बहुत खुश हुए हम लोग, बहुत खुश हुए। दर्शन करने आ रही है नए रास्ते से, सहूलियत मिल रही है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है और हम तो यहाँ से नहीं, आगरा से आए हुए हैं। आगरा से आए? इससे पहले दर्शन किए आपने राम मंदिर में? जी नहीं, इससे पहले नहीं, फर्स्ट टाइम है। और फर्स्ट टाइम आगरा गोरखपुर आए और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। खड़े होने के लिए भी अच्छा, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी है। जनवरी 2024 में भगवान रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान रामलला का भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे। रोज 1.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जिसे देखते हुए अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से हो रहा है। रामलला के मंदिर में प्रवेश द्वार के नीचे 200 मीटर लंबी टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो परिक्रमा पथ से जोड़ा जाएगा। न्यूज 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ मोहम्मद शबाब की रिपोर्ट। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला कई सालों तक टेंट में विराजमान रहे। 550 सालों से रामलला का मंदिर नहीं बन रहा, लेकिन मोदी सरकार में दिव्य राम मंदिर भव्य रूप से बन रहा है। अयोध्या में रामलला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थे। 550 साल से न जाने कितने अज्ञात लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में
कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। आज पीएम मोदी ने मन की बात की। इस बार की मन की बात में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी कई बातों और अभियानों का जिक्र किया है। आज पीएम के मन की बात का 103वां संस्करण था, जिसमें पीएम मोदी ने सीएम की जमकर तारीफ की। उत्तराखंड में भोजपत्र की भी पीएम मोदी ने सराहना की। साथ ही सावन के महीने में शिव भक्ति का महत्व भी बताया। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी को यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं।